नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मोदी सरकार ने आज अपने 8 साल पूरे कर लिए। आज ही के दिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2019 में दोबारा जीतकर उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया और अब वे 2024 में तीसरी पारी के लिए भी इशारा कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद वे चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इतना लंबा कार्यकाल मिला और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी। सत्ता में 8 साल रहने के बावजूद उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता शिखर पर है और उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी ने हाल ही में 4 राज्यों में सत्ता में वापसी की। हालांकि उनके आलोचक उनकी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, अर्थव्यवस्था की बदहाली जैसे मुद्दों को हल न करने और कोरोना महामारी में बद इंतजामी जैसे आरोप लगाते हैं, पर मोदी के पास इन सब आरोपों के जवाब है। सत्ता पक्ष का दावा है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो इन 8 साल में हुआ। इस दौर में एक नया और आत्मनिर्भर भारत खड़ा हुआ है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इन 8 वर्षों में देश पहले से ज्यादा बटा है, बिखरा है। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी चरम पर है। आज हम इन 8 वर्षों में मोदी सरकार की उन बातों का जिक्र करेंगे जिनमें उपलब्धियों के दावे भी हैं और नाकामियों के आरोप भी। पहले नजर डाल लेते हैं उन 8 बड़ी उपलब्धियों पर जिनके बारे में बीजेपी लगातार चर्चा करती आई है। सबसे पहली एक योजना आती है आयुष्मान भारत की, जिसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का इंतजाम किया गया है। दूसरी बड़ी योजना आती है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत गरीबों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा सस्ते घर बनाने के लक्ष्य है और आज भी पीएम मोदी चेन्नई में है, जहां पर वो करीब 1100 ऐसे घर बांटेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जनवरी 2021 तक 41 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जिनमें 35 करोड़ खाते सक्रिय थे। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत 3 साल में 5 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। माना गया कि 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे इसी योजना ने बड़ी भूमिका निभाई थी। स्वच्छ भारत योजना, जब पीएम ने अपना पहला भाषण दिया था लाल किले से, तब इन्होंने इसका ऐलान किया था और इसके तहत पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त कराया गया। बड़ा कर सुधार जीएसटी, जिसके साथ देश की कर व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाया गया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना भी सरकार का एक बड़ा फैसला रहा है। कोविड से लड़ाई में कामयाब टीकाकरण अभियान, जिसकी दुनिया भर में सराहना भी की गई। और वहीं विपक्ष 8 साल में लेकर 8 बड़े सवाल भी पूछता है। कहता है कि इन मुद्दों पर सरकार नाकाम रही है। 2016 में आधी रात को नोटबंदी लागू की गई, जिससे देश के गरीबों को बड़ा झटका मिला। भूमि अधिग्रहण कानून बदलने की कोशिश में सरकार को मुंह की खानी पड़ी, ये कानून रद्द करना पड़ा। 3 कृषि कानूनों पर टिके रहने की जिद भी वापस लेनी पड़ी। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन चला। लॉकडाउन की अचानक घोषणा के बाद देश भर में मजदूरों का पलायन जिस तरह हुआ, उसे लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। कोविड की दूसरी लहर के दौरान भयावह बद इंतजामी के नजारे दिखाई दिए। साथ ही साथ देश को सांप्रदायिक एजेंडे पर चलाने का आरोप भी लगातार पिछले 8 साल में लगता रहा है। विपक्षी नेताओं पर, पत्रकारों पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर पेगासस जासूसी कांड को लेकर भी सरकार घिरी है और अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई है। आपको बताएं कि आज कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला किया है। 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल, इस नाम से एक पुस्तिका जारी किया। 8 साल पहले मोदी जी ने जो नारे लगाए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नारा अच्छे दिन का था, जिसमें वो अपने हर भाषण के शुरू में और हर भाषण के खत्म में कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, कुछ ना कुछ साथ में लगा करके कहते थे। लेकिन आज प्रश्न 8 साल के बाद में देश की जनता कर रही है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाह रही है कि किसके अच्छे दिन आए। 1000 रुपए का खाना खाने की गैस का सिलेंडर, 200 रुपए खाना बनाने का तेल और दाल, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल देश की जनता के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हैं, साथ ही बीजेपी नेता महेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप चाहे आज 8 साल का जश्न मना रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि ये 8 साल जो हैं 8 बड़े छल के साल हैं और जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। साथ ही जिस तरह से अच्छे दिन आने की बात कही गई थी, आपसे खुद ये सवाल है महेश जी, दिल पर हाथ रख कर कहिए कि क्या अच्छे दिन आए हैं?
बिल्कुल आए, और इसको अच्छे दिन मत कहिए, ये किसी 8 चमत्कार से कम नहीं है। जो 7 वंडर कहा जाता है वर्ल्ड में, अगर कोई 8वां वंडर हुआ है तो निश्चित रूप से इस 8 साल में हुआ है। इस देश में अगर 40 लाख का बजट आ रहा है और 8 साल पहले 14 लाख का बजट था, तो 26 लाख का बजट अगर बढ़ा है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। भ्रष्टाचार के तहत जो है कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर कहीं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की तरफ अगर हमारा देश अग्रसर है और हमारे लोग कमोवेश उस सोच के साथ निकल पड़े हैं देश निर्माण के लिए, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरा चमत्कार इस बात का भी है कि कोरोना जैसी भयावह बीमारी जिसका मैनेजमेंट को लेकर जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अमेरिका भी मात खा गया, वो भी कहीं आज प्रधानमंत्री मोदी के आगे नतमस्तक और कहता है वाह मोदी। सवाल यह है कि जब इस तरह से देश के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति और देशवासियों के प्रति जब कोई ऐसे देश का राष्ट्रपति या वहां का राष्ट्राध्यक्ष अगर कोई ऐसी बात प्रशंसा की करे, तो निश्चित रूप से हमें गर्व होनी चाहिए और गर्व के साथ जो है देश उस चीज को जो है अपनाए भी और आगे उस पर बढ़े भी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भ्रष्टाचार करने वाले आज के डेट में छल और बल की बात करें तो इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये देश जो है अगर कहीं कोरोना जैसे महाकाल महामारी और उससे कभी हम और आप सोच नहीं सकते थे, अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं कल्पना मात्र से ये रूह कांप जाती है कि अगर ये कांग्रेस की अगर हुकूमत होती कोरोना काल में तो क्या होता। जो कभी प्लेग में जो है एक टीका, प्लेग की टीका जो है वो नहीं मुहैया कराई, कनाडा से लेकर कनाडा से जो है भीख मांग के हम लेकर आए। आज वही देश है कि दुनिया में हम कोरोना आप ये कह रहे हैं महेश जी कि इस 8 के साल में उपलब्धियां नहीं है बल्कि चमत्कार हुए हैं, एक से बढ़कर के एक चमत्कार इस देश में हुए हैं। ये चमत्कार को नमस्कार करिए। ठीक है, चमत्कार को नमस्कार आप कर रहे हैं। अभय जी, क्या आप भी मानते हैं कि ये चमत्कार हुए हैं? वो कह रहे हैं कि ये उपलब्धि तो शब्द का आप इस्तेमाल ही मत कीजिए, तो बहुत छोटा शब्द है। वो तो कह रहे हैं कि 8 साल में चमत्कार हो गए हैं देश में, पूरा देश बदल गया। अच्छे दिन तो छोड़ दीजिए, चमत्कार हो गया है। अभय जी, अभय जी से लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। हम उनके पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा महेश जी, आप जो महामारी की बात कह रहे हैं कि सबसे ताकतवर जो देश है उसके राष्ट्रपति पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना अच्छा काम तो चीन ने भी नहीं किया जितना अच्छा भारत ने किया। लेकिन दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी देश ने देखी हैं कि किस तरह से बदहाली थी, बद इंतजामी थी, लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहे थे। हजारों लोग जो है वो उनकी जान गई है और वो अपने लोगों जिन्होंने अपना खोया वो भूल नहीं सकते कभी। इसमें क्या शक है? मैं ये कह रहा हूं कि ये जान जो है विश्व में ये ऐसी जानलेवा महामारी थी जिसमें हर देश जो है इससे जूझ रहा था, हर देश इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कमोवेश ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने चुनौती क्या थी? एक तरफ जो है भारत जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 30% लोग, उसके बाद लोअर मिडिल क्लास, उसके बाद मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, हमारे 135 करोड़ की विकराल आबादी। हमारे पास जिस दिन कोरोना आया साहब, उस दिन हमारे पास एक लैब था और कुछ नहीं था टेस्ट के लिए। रोना यह था कि इस देश में जो है जो प्रधानमंत्री जिस संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री, लेकिन आप कह रहे हैं कि अमेरिका नतमस्तक हो गया, कहीं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे हैं? कहां नतमस्तक हो गया अमेरिका? किस तरह की बात कर रहे हैं? जो भारत की वैक्सीन है उसको तो आप जाकर के उन्होंने यूज करने के लिए परमिशन दी है, और जब भारत वैक्सीन मांग रहा था बड़ी मुश्किल से उन्होंने वैक्सीन दी। देखिए, आपका तो एक मीडिया घराना है ना, हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी का। जो बाइडेन ने जो कहा कि भारत जैसा कोरोना में जो मैनेजमेंट भारत का रहा वो किसी और का नहीं रहा। जिस तरह से इन्होंने टीकाकरण का, जिस तरह से इन्होंने फूड मैनेजमेंट का, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम किया, उसका कोई मिसाल इस दुनिया में नहीं है। तो सवाल यह है कि इस चीज को हम कैसे नकारें, कैसे हम कहते हैं जो आप एक दूसरी बड़ी चिंता जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ तकनीकी गड़बड़ आ रही है, लेकिन जो 8 छल की बात उन्होंने कही है, 8 साल 8 छल, उसमें महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर कई तीखे सवाल आपसे पूछे गए हैं। जब सरकार आने वाली थी, आपकी चुनाव में आप लोग थे 2014 में, तब कह रहे थे कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज उसका हिसाब नहीं मिलता है। महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिसका जिक्र अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे कि खाना पकाने का जो सिलेंडर है गैस का, LPG का, 1000 रुपए तक पहुंच गया है। तो महंगाई चरम पर है।
बेरोजगारी चरम पर है। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था की दुर्दशा को लेकर आप क्या, अभय दुबे बताया गया कि जुड़ गए हमारे साथ। अभय जी, माफी चाहता हूं कि आपसे संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा था, लेकिन जो बातें महेश जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 8 साल में उपलब्धियां तो छोटा शब्द है, 8 साल में तो बल्कि चमत्कार हुए हैं। अखिलेश जी, 8 साल पहले के नारों को याद कीजिए। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। युवा बेरोजगार, पेट्रोल डीजल की मार, रुपए पर डॉलर का वार। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के पूरे चरित्र चित्रण ये नारे कर रहे हैं आज। अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं। किसके अच्छे दिन आए? भारतीय जनता पार्टी के, जिसका चंदा 5,000 करोड़ रुपए हो गया। किसके अच्छे दिन आए? 1,000 करोड़ रुपए रोज कमाने वाले धन्ना सेठ हो गए। किसके अच्छे दिन आए? जो 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड करके हिंदुस्तान से भाग गए, नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय भाई, ऋषि अग्रवाल। इन लोगों के अच्छे दिन आए। हिंदुस्तान के नागरिकों को तो अच्छे दिन दिखाई नहीं दिए। देखिए, अब वहां से प्रारंभ कीजिए। मोदी सरकार की आरबीआई ने एक रिपोर्ट दी जिसका हेडिंग है मिंट स्ट्रीट मेमो। वो ये कहती है कि गलत नोटबंदी से और जीएसटी से हिंदुस्तान के एमएसएमई तबाह हो गए, जिनका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 48% है, जीडीपी में 30% जिसका कंट्रीब्यूशन है, 6.3 करोड़ एस्टेब्लिशमेंट जिसके हैं, 60 लाख एमएसएमई स्थायी रूप से बंद हो गए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट, इंडस्ट्री की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। उस खुद ने रिपोर्ट ने कहा कि महामारी की विभीषिका में जो एमएसएमई, जो बैकबोन है हिंदुस्तान की, उसकी यथोचित मदद नहीं की गई। जो 3 लाख करोड़ रुपए के लोन का पैकेज था, उसमें से भी 50% नहीं बांटे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर देख लीजिए, उसने कहा 67,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मोदी सरकार ने खर्च नहीं किए। एनएसएसओ कह रहा है कि किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। एनएसएसओ की एक रिपोर्ट ने यह बताया था कि हिंदुस्तान में 70 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए, मतलब एक व्यक्ति अपने खाने पर सिर्फ 580 रुपए खर्च कर रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप अच्छे आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन एक जो राजनीतिक प्रश्न उठता है आपकी बात से वो ये कि अगर इतनी बुरी हालत है देश की पिछले 8 साल में, अगर बद से बदतर हुई है, तो फिर ऐसा क्यों है कि बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती है? अभी हाल ही में 4 विधानसभा के चुनाव में बीजेपी जीत गई, जनता ने बीजेपी को वोट दिया। और साथ ही पीएम मोदी की अगर व्यक्तिगत छवि की बात करें तो उनकी जो रेटिंग्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में तो अगर इतना बुरा हाल है तो फिर तो ऐसे नेता को लोगों को रिजेक्ट कर देना चाहिए। देखिए, अब इन्होंने नारे बदल दिए। जब इनको लगा कि हमारा मुखौटा उतर गया विकास के नाम पर इन नारों का, तो नारे बदल दिए। फिर उन्होंने कहा कि हम भाजपा को लाने वाले हैं, वो 80-20 कराने वाले हैं, वो रोजगार पर, सस्ते और अच्छे दिनों पर बुलडोजर चलाने वाले हैं। तो नफरत, निराशा, नकारात्मकता को हथियार बनाया और देश को सांप्रदायिक उन्माद की आग में झोंक दिया। लेकिन हमेशा सब लोगों को आप अंधेरे में नहीं रख सकते। आपको डिलीवरेबल्स बताने होंगे। मैं 3.5-4 घंटे बहस कर सकता हूं एक मिनिस्ट्री वाइज, और इस बात का खुलासा कर सकता हूं कि एक भी परिणाम किसी एक मंत्रालय के हो तो बता दें। इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। 2017 में जब दावोस गए थे प्रधानमंत्री जी, तब यह बताया था कि हिंदुस्तान के 1% लोगों ने हिंदुस्तान के 73% उस वर्ष की अर्जना पर कब्जा कर लिया है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बताया 84%। ठीक है अभय जी, तो आप तो 3.5-4 घंटे बहस करने के लिए तैयार है। माफ कीजिएगा, मेरे पास अभी फिलहाल इतना समय नहीं है, लेकिन महेश जी का जवाब मैं जरूर आपकी बात पर लूंगा। महेश जी, जो बात अभय जी कह रहे हैं कि आपने नारे बदल दिए, क्योंकि आपको जब लगा कि जिन नारों का इस्तेमाल हो सकता था आपने उनका इतना इस्तेमाल किया, जिनसे वोट मिल सकते थे उनका आपने वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब आपने अपना गोल पोस्ट है उसको शिफ्ट कर दिया, उसके बाद आप दूसरी बातें करने लगे। आपने समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा दिया, सांप्रदायिकता आपने चरम पर पहुंचा दी, और वही आपका मोहरा बन गया है, वही आपका हथियार बन गया। इसके चलते बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है। नहीं, हमारा ये इरादा ना, जो इनका इरादा है, जिस इरादे से ये बात कर रहे हैं, हम इस इरादे से कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। जो इनका आरोप है, उस आरोप के तहत हम कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। रीजन ये है कि हम वो काम कर रहे हैं जिससे हम जनता से जुड़ सके। हम जनता को जो है, अगर कभी जर्क भी आए तो जनता हमारे साथ हुई, या जैसे कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने अपील करी और जनता ने जिस तरह से साथ दिया, सहयोग दिया, उसका कितना अच्छा परिणाम आया। कि जो आज ये सोचिए कि अगर ये कांग्रेस का शासन होता तो करोड़ों लोगों की मौत होती। लेकिन मैं जी, हम तो कुछ नहीं देखने के बजाय इतिहास में देख रहे हैं। हम सारे जो पुराने मुद्दे हैं उनको हम खोद रहे हैं।
जो कब्रें उनको खोदा जा रहा है, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, तो ये भविष्य में कहां देख रहा है जी? नहीं, मैं चुनौती देता हूं। ये जो कह रहे थे ना कि अभी मैं इनको चुनौती दे रहा हूं कि एक भी ऐसा जन कल्याणकारी जो सोशल सिक्योरिटी का जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजना है, जिसमें एक भी योजना अभी तक 8 साल में बंद हुई हो, या किसी वो नौजवान का हो, किसान का हो, बेरोजगार का हो, या वो ठीक है, माफी चाहूंगा अभय जी, मेरे पास समय की कमी है। हालांकि अभय जी कहते हैं कि इस मुद्दे पर ये ऐसा मुद्दा है कि 3 घंटे 4 घंटे बहस हो सकती है, मैं मानता हूं कि हो सकती है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। राजनीति का जो है ना, हमारे पास समय की कमी है। 2024 का चुनाव अभी 2 साल दूर है, लेकिन देखना होगा कि अभी से जिस तरह से बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और विपक्ष के खेमे में अभी भी एक राय नहीं बन पा रही, तो क्या एक तरह से फिर से 2024 में वॉकआउट देने की तैयारी हो रही है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर अगले 2 साल चर्चा होती रहेगी, बहस होती रहेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हैदराबाद की बात करेंगे, जहां पर पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर तीखा हमला बोला है। मोदी सरकार को आज 8 साल पूरे हो चुके हैं। इसी बीच पीएम मोदी हैदराबाद में थे, जहां उन्होंने आईएसबी हैदराबाद के 20 साल पूरे होने के समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश में परिवारवादी पार्टियां राज कर जनता को लूटना चाहती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना ने देखा है कि जब एक ही परिवार के लोग सत्ता में आते हैं तो कैसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। किस तरह ये पार्टियां केवल अपना विकास करती हैं और अपने रिश्तेदारों की तिजोरियों को भरती हैं। इन परिवारवादी पार्टियों को गरीबों की कोई चिंता और परवाह नहीं होती। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता। परिवारवाद उनके हर सपनों को कुचलता है और उनके लिए हर दरवाजे को बंद करता है। दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार होंगे जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। जयंत चौधरी आरएलडी के सिंबल पर ही समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए 30 मई को पर्चा दाखिल करेंगे। दरअसल जयंत राज्यसभा न भेजे जाने से खफा थे, क्योंकि सपा के तीसरे उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के नाम की चर्चा काफी गर्म थी। जयंत की नाराजगी के बाद सपा ने अपना निर्णय बदला और आज सुबह अखिलेश यादव ने जयंत को फोन कर इसकी जानकारी दी। यूपी की 11 राज्यसभा सीटों के लिए अगले महीने 10 जून को चुनाव है और सपा को अपनी विधानसभा में अपनी सीटों के आधार पर 3 उम्मीदवार जीतना तय माना जा रहा है। कि शहरों से पलायन कर रहे मजदूर जब वो गांव लौटे उन्होंने कारखाने बंद कर दिए। तो इस तरह समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने तीनों उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। कपिल सिब्बल जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन सपा उनको समर्थन दे रही है। जावेद अली खान जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं, उन्हें भी सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के प्रमुख हैं, जिनके साथ सपा ने मिलकर अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वहां पर उन्हें जयंत चौधरी को भी उम्मीदवार बना दिया गया। तो इस तरह से आपको बताया कपिल सिब्बल और जावेद अली खान कल ही पर्चा भर चुके हैं, जबकि माना जा रहा है कि जयंत 30 तारीख को अपना पर्चा दाखिल करेंगे।
और आपको बताएं कि यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और जो स्थिति अभी दिख रही है उसमें आज की तारीख में बीजेपी के वहां 5 सांसद हैं जो रिटायर हुए हैं, सपा के 3, बसपा के 2 और कांग्रेस के 1। लेकिन 10 जून को जो चुनाव हो रहा है उसके बाद संभावित परिणाम कुछ इस तरह रहेंगे। 11 सीटों में से बीजेपी 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, 7 तो उसके पक्के हैं, 8वीं सीट भी उसे मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के 3 पक्के हैं, बसपा और कांग्रेस का कोई भी सांसद नहीं होगा। और आपको बताएं कि ये पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस का कोई सांसद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ऐसे पंजाब जैसे राज्यों से नहीं होगा। और अब हैदराबाद के बाद पीएम मोदी चेन्नई पहुंच गए हैं। वहां पर उनका रास्ते में जबरदस्त स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में राष्ट्र को इन योजनाओं को समर्पित करेंगे और साथ ही 31,400 करोड़ से अधिक रुपए की 11 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। चेन्नई में लाइट हाउस परियोजना के तहत 1,152 घरों का उद्घाटन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 116 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। आपको बताएं कि इसका शिलान्यास भी खुद पीएम मोदी ने पिछले साल जनवरी को किया था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की चेन्नई दौरे की है, जहां पर उनका जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी हैदराबाद में थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, वंशवाद, परिवारवाद पर तीखा हमला बोला। आज 8 साल पूरे हुए हैं उनके प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के। आज ही के दिन यानी 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।